क्लास में हम बात कर रहे थे मस्टर्ड के बारे में कि मस्टर्ड के लिए इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं और जो जेड आईसीआर और बीएचयू में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम बेसिक पढ़ चुके थे। अब जो इसका जो शेष पार्ट जो शेष रह गया है, जैसे उसके लिए किस प्रकार का क्लाइमेट होना चाहिए, किस प्रकार की वहाँ की मृदा होनी चाहिए, उसके लिए सीड रेट हम कितना काम में लेते हैं, बुआई का समय कौन सा होता है और कटाई का समय कौन सा होता है, प्रमुख कीट रोग कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में आज हम संपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं हम मस्टर्ड की। तो मस्टर्ड होता है, उसके लिए क्लाइमेट किस प्रकार का होना चाहिए, जलवायु कैसी होगी, इसके लिए मौसम होना चाहिए ठंडा व शुष्क व साफ मौसम, जिसे कह सकते हैं हम शीतोष्ण या समशीतोष्ण जलवायु क्या होती है, इसकी आवश्यकता होती है। अगर बात करूँ मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ, तापमान की, तो इसकी अंकुरण के लिए या वृद्धि के तापमान चाहिए वो 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की क्या होती है, आवश्यकता होती है। मतलब इस तापमान पे सरसों से क्या होती है, अत्यधिक ग्रोथी करती है। तो सरसों क्या होती है, पाले से क्या होती है, अधिक प्रभावित होती है। तो पाले से बचाव के लिए हम ले सकते हैं कि 0.1% गंधक के अम्ल का छिड़काव कर सकते हैं, या खेत में धुआं करके या सिंचाई करके हम फसल को पाले से आसानी से बचा सकते हैं। कई बार जब प्रश्न पूछा जाता है कि फसल को पाले से बचाव के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, गंधक के अम्ल का प्रयोग करते हैं। कितना करते हैं, 0.1%। कितना करते हैं, 0.1% गंधक के अम्ल का हम छिड़काव करते हैं, वो फसल को पाले से बचा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम सोयल कि किस प्रकार की मृदा होनी चाहिए। तो सरसों खेती के लिए हल्की जो सारी मृदाएं होती है, कैसी होती है, हल्की सारी मृदाएं होती है, और उनका जो पीएच मान है, उसका पीएच मान है वो 6 से लेकर के 8 पॉइंट अगर 5 के बीच में होता है तो सबसे क्या है वो उपयुक्त होता है। कितना, 6 से 8.5 के बीच होता है पीएच मान। इसके बाद में अगर देखें हम कि सीड रेट एंड सीड ट्रीटमेंट किस प्रकार करते हैं, मतलब बीज दर और बीजोपचार हम किस प्रकार करते हैं। तो सरसों की खेती के लिए पहले हम जो बीज दर काम में लेंगे वो लेंगे 4 से 5 के जी। कितना काम में लेंगे, 4 से 5 के जी बीज काम में लेते हैं। और बीजों को हम जो कवकनाशी दवाइयां आती हैं जैसे एप्रोन एचडी, एप्रोन 35 एचडी, या ले सकते हैं 2.5 ग्राम मैनकोजेब, मैनकोजेब कवकनाशी आती है, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो इसके द्वारा बीजों को उपचारित करने के बाद में जो मतलब रोग होते हैं, सफेद रोग होता है या आराम मक्खी है या औरोबंकी होता है, जो वीड होता है, उन सब का हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद में टाइम ऑफ द सोविंग एंड मेथड, मतलब बुआई का समय और विधि। तो सरसों की बुआई का सबसे जो उपयुक्त समय होता है वो मध्य सितंबर, कौन सा होता है, मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर, कौन सा होता है, मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर के बीच इसकी हम बुआई कर सकते हैं। अगेती करते हैं सितंबर में करते हैं, फचेती करते हैं तो अक्टूबर मध्य तक इसकी हम बुआई कर सकते हैं। बुआई करते हैं कतारों में करते हैं, तो इसमें कतार से कतार की दूरी है वो तो कितनी होगी, 45 सेंटीमीटर, और जो पौधे से पौधे दूरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर रखते हैं। कितना होगा, R/P 45 × 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। बीजों को लगभग 3 से 5 सेमी गहराई होना चाहिए। कितना, 3 से 5 सेमी गहराई में होना चाहिए। अगर इससे अधिक गहराई में अगर हम बीजों की बुआई करते हैं तो बीजों का अंकुरण कम हो पाता है। ये तो हो गया इसका टाइम ऑफ सोविंग एंड मेथड। कब करते हैं बुआई, मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर के बीच। ये क्या है उसमें R/T 45 × 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई में की बुआई की जाती है। इसके बाद में देखते हैं कि मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर हम किस प्रकार देखते हैं कि सरसों खेती में जो हम खाद उर्वरक देते हैं वो किस प्रकार देंगे। इसमें अगर बात करूं मैं खाद उर्वरक की बात करता हूं तो इसमें जो नाइट्रोजन है वो देंगे हम 80 केजी, फास्फोरस देंगे इसमें 60 केजी, और पोटाश देंगे इसमें कितना, 40 केजी। मतलब इसमें 80, 60 और 40। तो ये तो क्या है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा है, ये क्या है फास्फोरस, ये क्या है इसमें पोटाश की मात्रा। ये उर्वरक तो हम देते ही। इन उर्वरकों के साथ साथ में अगर हम 250 केजी जिप्सम का प्रयोग भी करते हैं, जिप्सम का प्रयोग भी अगर हम करते हैं तो फसल से उपज क्या होती है, हम अत्यधिक प्राप्ति हो जाती है। तो नाइट्रोजन देंगे इसमें 80 केजी, फास्फोरस 60 केजी, पोटाश की मात्रा 40 केजी।
वो डालते हैं, उसमें जिप्सम भी डालते हैं तो हमें अच्छी उपज प्राप्ति होती है। अब देखते हैं इसके बाद में इसमें इरिगेशन, सिंचाई। सिंचाई वैसे सरसों की फसल को लगभग 4 से 5 बार पानी पिलाने की होती है, हमें आवश्यकता होती है। फिर भी कुछ उसकी क्रांतिक अवस्थाएं होती है, अगर उनके ऊपर अगर हम सिंचाई करते हैं तो हम एक अच्छी उपज प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे फूल आने से पूर्व, फूल आने से पहले और फली बनते समय उसमें क्या होनी चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। सिंचाई करेंगे फूल आने से पहले करेंगे, क्योंकि फूल आते समय अगर हम सिंचाई दे देते हैं तो इससे क्या होता है, फूलों की झड़ने का भय रहता है। और फली बनते समय उसमें नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर इन दोनों क्रांतिक अवस्थाओं के ऊपर अगर हम सिंचाई करते हैं तो सरसों की फसल से हम अच्छी उपज प्राप्ति कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं इसमें कि इंटरक्रॉपिंग खरपतवार नियंत्रण हम किस प्रकार करते हैं। सरसों रबी की फसल है तो इसमें जो खरपतवार आता है वो ओरोबंकी, कौन सा आता है, ओरोबंकी, जो कैसा वीड है, पूर्णतः जड़ परजीवी। कैसा है, पूर्णतः जड़ परजीवी। इससे पहले हम वीड में पढ़ चुके थे CLOS, जो क्लॉकवाइज नियम था अपने, उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके थे। तो ओरोबंकी जो खरपतवार है, इस खरपतवार का जो खरपतवार है ये सरसों क्या है, प्रमुख खरपतवार है। क्या है, प्रमुखी खरपतवार है। तो इसका जो नियंत्रण करते हैं, एक बार तो हम हाथों से निराई गुड़ाई कार्य करते हैं, पर फिर भी खरपतवार नियंत्रण नहीं हो पाता है तो खरपतवार नाशी आती है ग्लाइफोसेट। कौन सा आता है, ग्लाइफोसेट। हालांकि ये अवर्णात्मक क्या है, शाकनाशी है, लेकिन इसको हम वर्णात्मक शाकनाशी के अंतर्गत इसको हमें ले सकते हैं। कौन सा है, ग्लाइफोसेट, या ले सकते हैं इसमें पेंडीमेथालिन, या काम में ले सकते हैं बुआई के पहले लेना है तो फ्लूक्लोरेलिन। क्या काम में लेंगे, फ्लूक्लोरेलिन। तो ग्लाइफोसेट, पेंडीमेथालिन और फ्लूक्लोरेलिन, इन खरपतवार नाशियों का अगर हम फसल में प्रयोग करते हैं तो खरपतवारों को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं इसमें जो प्रमुख रोग होते हैं, वो रोग होता है सफेद रोली रोग। कौन सा होता है, सफेद रोली, जो होता है एल ब्यूगो कैंडिडा। इंपोर्टेंट है, एल ब्यूगो कैंडिडा, एक क्या होता है, फफूंद है। इस फफूंद के माध्यम से ये रोग होता है। इस रोग से संक्रमित जो पौधा होता है उससे जो पुष्प गुच्छ होते हैं वो क्या होते हैं, गुच्छे में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब पुष्प शेष क्या होती है, उसमें विकृति होती है और हमें उपज क्या होती है, कम प्राप्त हो पाती है। इसका उपचार यही है कि जिस किसी भी खेत में अगर एल्ब्यूगो कैंडिडा फफूंद हमें दिखाई देता है तो उन पौधों की वहां से हमें कटाई कर देनी चाहिए और हमें बीजों उपचार अपनाना चाहिए ताकि ये रोग आगे नहीं बढ़े। इसके बाद में सरसों का जो मोला आता है इसको बोलते हैं चेपा, मोला या चेपा। अगर मौसम स्थिति सही नहीं है, मौसम साफ नहीं होता है, मौसम में आर्द्रता बढ़ जाती है, मौसम में क्या होती है, आर्द्रता बढ़ जाती है, तो उसमें मोला या चेपा का प्रकोप ज्यादा होता है। तो इसके लिए जो हम काम में लेते हैं मिथाइल पैराथियन, कौन सा है, मिथाइल पैराथियन जो पाउडर आता है इसका हम उपयोग करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, मोला चेपा को नष्ट कर सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि इसकी जो इंपोर्टेंट वेराइटी आती है जो अपने सरसों अनुसंधान केंद्र है वहां से जारी होती है और ये कहां पर है, भरतपुर में है। तो इसकी जो किस्में निकाली गई है वो कौन कौन सी है, जिसे बात करूं मैं किस्मों की तो पूसा कल्याणी, कौन सी है, पूसा कल्याणी है, पूसा गोल्ड। इसके बाद में आता है बायो 902, जो बायो 902 वैरायटी है इसका जो दूसरा नाम है पूसा जे किसान। कौन सा है, पूसा जे किसान, जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा क्या थी, विकसित वैरायटी थी। कौन सी, बायो 902, इसे कह सकते हैं हम बायो 902 पूसा जे किसान वैरायटी। इसके बाद में जो वैरायटी निकली थी NRCHB फर्स्ट 506 है, ये विश्व की पहली संकर किस्म थी। कौन सी थी, विश्व की पहली संकर किस्म थी, जिसे सन 2009 में, कभी सन 2009 में भरतपुर से
इसको क्या किया गया था, इसको जारी किया गया था। इसके बाद दूसरी वैरायटी आई थी, वो आती NRC HB 101। कौन सी थी? NRC HB 101 वैरायटी थी। दूसरी क्या थी? संकरी किस्म थी। इसका विकास कहां से हुआ था? बर्डफ्लू से इसका विकास किया गया था। इसके साथ में आती है जो सफेद रोली होता है, इस सफेद रोली की जो प्रतिरोधी वैरायटी आती है वो आती है बसंती। कौन सी आती है? बसंती आती है। और इसके बाद में जो पाले के प्रति क्या आती है, जो संवेदनशील वैरायटी होती है वो होती है PR15, मतलब क्रांति 15 के नाम से हम जानते हैं। PR15 या क्रांति के नाम से उसे हम जानते हैं, उसकी हमें बुआई करनी चाहिए। अब हमें सरसों से कितनी उपज प्राप्त होती है? अगर सही तरीके से अगर हमें क्लाइमेट मिला है, मृदा मिली है, टाइम पे उसका हमने सोविंग किया है, इंटरक्रॉपिंग किया है, अगर सारी चीजें हमने एक समान रूप से की है और सिंचाई की है, उसकी आवश्यकतानुसार खाद रूप दिए हैं, तो हमें कसरत से क्या होती है? अच्छी उपज प्राप्ति हो सकती है। तो लगभग हमें 20 से 25 क्विंटल, कितना होता है? लगभग 20 से 25 क्विंटल उपज क्या होती है? हमें प्राप्ति होती है। 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्या होती है? हमें उपज प्राप्ति हो जाती है। तो ये तो हमने अध्ययन किया है सरसों की खेती के बारे में कि सरसों की खेती के लिए किस प्रकार क्लाइमेट होगा, किस प्रकार की वहाँ की सोइल होगी, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, बुआई का समय विधि कौन सा होता है, प्रमुख कीटों कौन कौन से लगते हैं, नियंत्रण किस प्रकार करते हैं, सीडेड कितना काम में लेंगे हम, और हमें उपज कितनी प्राप्ति होती है। तो ये अपना एक चैप्टर हुआ है मस्टर्ड के बारे में, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम आगे।